तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो ये 30 नंबर का क्लास आज होने वाला है, जो कि आज 1 महीना पूरा गया इस क्लास को स्टार्ट किए हुए, और आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट हम उम्मीद करते हैं सभी लोग लगाते रहिएगा। और बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज भी क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट किस कंपनी का लगाए या किस चीज़ का प्रैक्टिस लगाए। तो आप लोग अगर रिकमेंड कीजिएगा तो हर सेक्टर का क्वेश्चन जो है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, जो कि वीकली टेस्ट यहाँ कराया जाता है, उसको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रुक्मिनी या फिर क्लियर पब्लिकेशन का टेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट खरीद के खुद से ऑफलाइन के माध्यम से लगा सकते हैं। तो जो कि जैसा कि कल होमवर्क में दिया गया था उसी होमवर्क के माध्यम से आज भी यूज कराया जाएगा। और होमवर्क जो है वो आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का जो है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अलग से एक बैच बनाया गया है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं वहाँ आप ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके जो है अपना इसका व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, वहाँ से जाकर आप इसमें ऐड हो सकते हैं और होमवर्क देख सकते हैं, और उसी होमवर्क के माध्यम से यहाँ यूज कराया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना दिल जरूर भेजा कीजिएगा, ताकि हम लोग को एक अलग जो है मोटिवेशन ऊर्जा रूप में मिल सकती है। हम लोग आपसे कुछ अधिक नहीं चाहते हैं, सिर्फ जो है अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा, ताकि ये एफएमएससी जो है हमेशा आप लोग के जो है इरादे पे खड़े उतरने का प्रयास करता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो तीसरा हो जाएगा, रिवीजन के रूप में तीसरा क्लास हो जाएगा, जो कि इससे पहले पूरा खत्म ही कर दिया गया है, लेकिन आज रिवीजन के रूप में तीसरा क्लास हो जाएगा, जो कि आज जो इसमें भी भारत की आज़ादी इसी के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है खुफिया रेडियो चलाने के कारण जो पूरे देश में कौन सी महिला विख्यात हो गई थी? उषा मेहता महिला के रूप में क्या हो गई थी? विख्यात हो गई थी। इनका सहयोग करने वाले थे राम मनोहर लोहिया और एक और थे पीएम खाकर, ये दोनों भी थे, लेकिन जो है अधिकांश रूप से महिला में कौन थी? उषा मेहता थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उषा मेहता महिला के रूप में क्या हुई थी? विख्यात हुई थी। और यह किस क्षेत्र में विख्यात हुई थी? जी, गुप्त रूप से रेडियो चलाने के लिए जो है, मतलब रेडियो के माध्यम से जो है स्वतंत्रता आंदोलन को लोगों के दिलों में जागृत करने के लिए प्रचारित की गई थी। और यह जो है किस आंदोलन के समय एक्टिव थी? ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942, 9 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सबसे पहले किसको पकड़ा गया था? महात्मा गांधी को पकड़ा गया था। और कहाँ रखा गया था इनको? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। और उसके साथ एक और व्यक्ति थी जो कि महिला में थी, सरोजनी नायडू भी थी। और उसके बताया कि इसको जो है अबुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा गया था? बांकुरा जेल में रखा गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है ना। और एक अलमेरा जेल में कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अगला क्वेश्चन बता दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। और ये किस दिन भाग गए थे? दिवाली 12 या 11 नवंबर था, उसी दिन क्या गए थे? ये भाग गए थे। और भागे कहाँ पर चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और वहीं से भूमिगत रूप से जो है आंदोलन का हैंडल जो है वो कर रहे थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका जवाब हम कल भी बताए थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ये भारत की जनता और किसान जो हो जाएंगे, ये जो है मुख्य रूप से उसको जो क्या कर रहे थे? आंदोलन को चलाने का काम जो वो कर रहे थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इसके बाद देखिए पूछता है कि समानांतर सरकारें जो बनी, ये कहाँ पे कौन सी सरकार बनी, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसी आंदोलन के दौरान जो है समानांतर सरकारें बनी थी, जिसमें से जो है बलिया में जो है किसकी सरकार बनी थी? चित्तू पांडे की सरकार। बलिया में किसकी सरकार बनी थी? चित्तू पांडे की सरकार बनी थी। और उसके बाद जो है तामलुक में किसकी सरकार बनी थी? जातीय सरकार बनी थी। ये भी पूछेगा। ये भी है तामलुक में किसकी सरकार बनी थी? जातीय सरकार बनी थी। और एक जो थी सतारा में किसकी सरकार बनी थी? ये बनी थी वाई चौहान की। मतलब 3 को सरकार बना था, जिसमें बलिया में जो यूपी के बलिया में किसकी सरकार बनी थी? चित्तू पांडे की सरकार बनी थी। तामलुक जो है इसमें जो है जातीय सरकार बनी थी। और सतारा जो है, सतारा में किसकी सरकार बनी थी? वाई चौहान की सरकार बनी थी। और इसमें जो है ना आपसे ये पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कितनी सरकारें के गठन किया गया था? और ऑप्शन जो है 1 से अधिक ले लेता है, ये भी याद रखिएगा। बलिया में चित्तू पांडे की सरकार, जातीय सरकार, और वाई रेड्डी की सतारा की सरकार, ये भी याद रखिएगा। पूछे हुए क्वेश्चन सेट में पूछे हुए था हमसे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है कौन पत्रिका निकाला गया था?
वे आउटलेट पंपलेट जारी किया गया था। मतलब जो है सी राजगोपालाचारी जो थे, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच जो मतभेद था, इसको दूर करने के लिए कौन सा पंपलेट निकाले थे? वे आउट नामक जो है पंपलेट यह निकाले थे और ये 1944 में ही निकाल दिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है, इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और यह जो है जो स्थापना किए थे, सफल रहा था, विफल हो गया था? यह विफल हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद जो सफलतापूर्वक श्रेय जो है जो किए थे इसकी स्थापना किसको दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस को दिया गया, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज है ये आज़ाद हिंद सरकार फौज हो जाएगा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस 1943 में किए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज का डिवीज़न का प्रथम जो है यह कब इसका किया गया था? इसकी स्थापना 1942 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जो है ये सबसे आगे आए थे और ये जो है विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए जर्मनी कब गए थे? 1941 में चले गए थे। ये 1941 में ही जो है विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? जर्मनी चले गए थे। और वहाँ जाके जो है एक द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए थे और वहीं फ्री इंडिया सेंटर से जो है वो पर्चा और जो होता है अखबार जो वो छपवाने का काम वहाँ करते थे। मतलब जो है जर्मनी चले गए थे 1941 में ही और वहाँ द फ्री इंडियन जो है इसका द फ्री इंडिया सेंटर है इसका गठन किए थे और वहीं से आज़ादी के पर्चे और जो अखबार जो है वो वहीं छपवाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी जब गए थे सुभाष चंद्र बोस तो किस संस्था से जो है वो आज़ादी के पर्चे छपवाते थे? द फ्री इंडियन से, ठीक है ना। द फ्री इंडिया से सेंटर से जो है ये आपको छपवाने का काम करते थे और वो जहाँ जहाँ पर्चा देते थे वहाँ भाषण पहले देते थे, ठीक है ना। मतलब सभी को इकट्ठा करते थे, उसको पहले भाषण देते थे आज़ादी के बारे में, उसके बाद पर्चा जो है वो बांटते थे, ठीक है। कुछ दिन पहले नहीं आया था यहाँ भाषण दे के पर्चा बांट रहा था, बोला था इसमें आने के लिए रविवार को, देखे थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध के बंदियों को जो है 10,000 सैनिकों का गठन करके 10,000 सैनिकों का दल गठन करके जो है किसकी स्थापना किए थे? द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किए थे। मतलब वहाँ विदेशों में जो है वो सैनिकों का गठन करके किसकी स्थापना किए थे? द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। और ये कब किए थे? 1942 में ही इसकी स्थापना किए थे। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में जो है भारत में अस्थायी सरकार का गठन किए थे। मतलब भारत के सिंगापुर में जो है अस्थायी सरकार का गठन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और 3.0 जो हुआ जो एग्जाम रद्द हो गया है उसमें जब आपको 40 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फ्री अस्थायी सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस कहाँ किए थे? कहाँ किए थे बाबू? सिंगापुर में किए थे, ठीक है ना। ये भी कुछ पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए बोल रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस कब की थी इसकी स्थापना? 21 अक्टूबर 1943 को स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है भाई? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि जब इसकी स्थापना की थी सिंगापुर में तो कौन कौन देश इसका समर्थन किया था? 2 देश समर्थन किया था, जर्मनी और जापान, जो इनका समर्थन किया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जो है किसका सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज का जो है सर्वोच्च सेनापति कब बना दिया गया था? 1943 में। किसका सर्वोच्च सेनापति बन गए थे ये? आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापना किया गया था। और इसके सर्वोच्च सेनापति कौन बन गए थे 1943 में? सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। और यह जैसे ही सेनापति बने ये 3 गो ब्रिगेड में से क्या कर दिए थे? बांट दिए थे। पहला ब्रिगेड हो गया गांधी ब्रिगेड, दूसरा हो गया नेहरू ब्रिगेड और तीसरा हो जाएगा सुभाष ब्रिगेड। मतलब सुभाष, गांधी और नेहरू 3 गो ब्रिगेड में क्या कर दिए थे? आज़ाद हिंद फौज को बांट दिए थे। कौन बांटे थे? सुभाष चंद्र बोस। और महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट लाए थे जिसका नाम था लक्ष्मी रेजिमेंट, यानी लक्ष्मी ब्रिगेड या लक्ष्मी रेजिमेंट बोल सकते हैं। लक्ष्मी बाई रेजिमेंट हो जाएगा। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है जैसे ही अस्थायी सरकार अस्थायी बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है जैसे ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वोच्च सेनापति बने उसको कितने दलों में बांट दिए थे? 3 दलों में। और हो जाएगा आपको सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड में बांट दिए थे। और महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट या लक्ष्मीबाई ब्रिगेड में क्या कर दिए थे? बांट दिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज जो था, आज़ाद हिंद फौज, इसमें जो है इसका झंडा भी वो चेंज कर दिए थे, ठीक है ना। जैसे ही सेनापति बने अपडेट लाने का प्रयास करने लगे, जैसे के पाठक आते हैं अपडेट कर देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये बनने थे, उसमें अपडेट दिए थे। और अपडेट करने के साथ पहले ब्रिगेड बना दिए और उसके बाद उसका झंडा का चेंज कर दिए, ठीक है ना। और झंडा को चेंज करके उसमें जो है दहाड़ते हुए सिंह का एम्बुलम वाला झंडा जो है वो लगा दिए थे। मतलब आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो था वो कौन सा था? दहाड़ते हुए सिंह का जो झंडा हो जाएगा वो आज़ाद हिंद फौज का झंडा
झंडा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद जो है 8 नवंबर 1943 को जो है जापान के द्वारा जो है इसको छोड़ दिया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये सुभाष चंद्र बोस को वापस कर दिया गया था और इसका वो क्या कर दिए, इसका भी नाम तुरंत चेंज कर दिए थे। तो अंडमान का नाम क्या रख दिए थे, ये शहीद द्वीप कर दिए थे, और निकोबार का स्वराज द्वीप। अंडमान और निकोबार है ना दोनों, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है, ये अंडमान का नाम क्या कर दिए थे, शहीद द्वीप, और निकोबार का स्वराज द्वीप कर दिए थे। और यह किससे इनको मिला था, जापान इनको दिया था, और यह जो इसका नाम तुरंत क्या कर दिए, चेंज कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद जो है 1944 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है एक दिवस मनाया गया था जो कि शहीदी दिवस के नाम से भी प्रचलित हुआ था। मतलब शहीदी दिवस मनाए थे सुभाष चंद्र बोस, ये कब मनाए थे, हाँ 22 सितंबर 1944 को क्या मनाए थे, शहीदी दिवस मनाए थे। मतलब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा दिवस मनाए थे, शहीदी दिवस मनाए थे। कोई दिक्कत, सुस्त लग रहे हैं आज। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हो गई थी, हवाई दुर्घटना में, हाँ वही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसकी पुष्टि अभी तक जो आधिकारिक रूप से नहीं हो चुकी है, और इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। और इनका जन्म कब हुआ था, 1897 में। कहाँ हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में 1897 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1945। यानी देश की आज़ादी का सूरज ये जो है नहीं देख पाए थे, हवाई दुर्घटना का इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और ये फार्मूसा द्वीप, टोक्यो से जो है फार्मूसा द्वीप की तरफ जा रहे थे, रास्ते में इनका हवाई क्या हो गया, दुर्घटना हो गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार जो हुए थे अधिकारी, इसमें पी.के. सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लर और मेजर शाहनवाज खां पर जो है राजद्रोह का जो मुकदमा लगा था, इस पर जो राजद्रोह का मुकदमा जो था, इसको कौन सा वायसराय माफ़ कर दिया था। ये 1945 में हुआ था, और 1945 में कौन थे, लॉर्ड बेवेल। यानी लॉर्ड बेवेल जो आज़ाद हिंद फौज पर जो आधिकारिक थे उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, उस मुकदमा को माफ़ कौन कर दिया था, लॉर्ड बेवेल के द्वारा माफ़ कर दिया गया था। और इसमें पैरवी करने वाले कौन हो जाएंगे, ये अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, ये सब जो इसमें पैरवी करने वाले थे कि इन सबको माफ़ कर दीजिए, बेवेल के समझा के बोले थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन जो है, कराची में जो है 20 फरवरी 1946 को जो है वायु सैनिकों के द्वारा जो है हड़ताल किया गया था। और इस हड़ताल में जो है इसका प्रमुख कारण क्या था हड़ताल करने का, इसमें हड़ताल करने का मुख्य कारण ये हो जाएगा कि भारत और अंग्रेजी सैनिकों को जो था उसके समान व्यवहार नहीं करने के कारण जो है वायुसेना के द्वारा जो 1946 में जो है हड़ताल कर दिया था। देखिए दो हड़ताल हुआ था 1946 में, एक वायुसेना वाला हड़ताल हुआ था, वो छोटा मोटा था, उसमें उसको उतना नहीं पूछता है। ये भी याद रखिएगा 1946 में वायुसेना भी द्वारा भी हड़ताल किया गया था, जो कि अंग्रेजी और भारतीय सेनाओं के बीच जो है मतभेद, मतलब उसके साथ समान व्यवहार नहीं रखने के कारण जो है ये विद्रोह किया गया था। लेकिन उसके बाद 1946 में जो है ये 18 फरवरी को, ये 20 फरवरी को हुआ था, और 18 फरवरी 1946 को जो है मुख्य रूप से एक आया था नौसैनिक विद्रोह, जो कि एक बोल सकते हैं पूरे 1946 का जो रीढ़ बन गया था 1946 में। और ये जो है इसमें हुआ था कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह जो है ये 18 मई को स्टार्ट हुआ था, और इसमें HMIS तलवार, ये भी याद रखिएगा कि नौसैनिक किसके हो जाएंगे, HMIS तलवार के जो नौसैनिक थे, और टोटल इसमें जो है लगभग 1100 नाविक थे। मतलब 1100 नाविक जो क्या कर दिए थे, हड़ताल कर दिए थे, यानी भेदभाव और ख़राब भोजन के लेकर जो है क्या कर दिए थे, हड़ताल कर दिए थे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इसी को 1946 में हड़ताल किए थे 1946 में, ये नौसैनिक वाला हड़ताल किया गया था, जिसको नौसेना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 में, और इसमें लगभग कितने सैनिक हड़ताल पर किए थे, 1100 सैनिक, और सभी सैनिक कहाँ से थे, HMIS तलवार के जो है जितने भी नौसैनिक थे ये लगभग 1100 सैनिक थे। और इसमें जो है ना, ये आपको ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है तीन गो हड़ताल जो किए थे, 3 गो झंडा लेके चलते थे। उसमें पहला झंडा हो जाएगा किसका, ये पहला झंडा हो जाएगा कांग्रेस का तिरंगा झंडा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मुस्लिम लीग का हरा झंडा, और तीसरा झंडा हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि उसका झंडा था जो कि लाल रंग का झंडा था। मतलब इसमें 3 झंडा लेके चला गया था, पहला हो जाएगा कांग्रेस का तिरंगा झंडा, दूसरा हो जाएगा मुस्लिम लीग का हरा झंडा, और तीसरा हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ये 3 गो झंडा जो लेके चला जाता था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें कि 1946 का जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था ये किसके आग्रह पर इसे शांत किया गया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई
पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के विशेष अनुग्रह पर जो है ये नौसैनिक विद्रोह को समाप्त किया गया था। और यह नौसैनिक विद्रोह जो उसके सेनापति थे वो क्या बोले थे कि हम जो हैं भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। मतलब यही बात बोल के वो आत्मसमर्पण किए थे कि हम जो है किसके सामने आत्मसमर्पण करना है, भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। और इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि 1946 में जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये किसके प्रयास पर जो शांत कराया गया था? तो दो हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसमें यही तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारे ढूंढ के। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जिस समय जो नौसेना विद्रोह हुआ था उस समय नौसेना के जो है एडमिरल कौन थे? ये गोल्फ्रेड साहब थे। एडमिरल गोल्फ्रेड जो थे वो नौसेना के अध्यक्ष, यानी जो इसमें एडमिरल यानी नौसेना में सबसे ऊंचे से ऊंचे पद कौन होते हैं? एडमिरल का होता है। और उसको उस समय कौन थे? गोल्फ्रेड साहब थे। जिस प्रकार जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उसी समय जो है आपको ये नौसेना विद्रोह के समय जो है एडमिरल कौन थे? गोल्फ्रेड साहब थे। आगे बता दीजिएगा कि नौसेना का जो झंडा किस कलर का था? लाल कलर का था। बताएं तुरंत। इसलिए जो है भारत में लाल क्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया है? नौसेना विद्रोह को लाल क्रांति का भी संज्ञा दिया गया है। संज्ञा मतलब समझते हैं ना, उदाहरण। मतलब भारत में जो है लाल क्रांति की उदाहरण किसे दिया गया है? नौसेना विद्रोह को दिया गया। और ये कब हुआ था देव बाबू? 1946 में हुआ था। और इसमें कुछ नारा भी दिया गया था, वो भी नारा याद रखिएगा। नारा हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक है, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। मतलब ये सभी नारा जो लगाया गया था 1946 के नौसेना विद्रोह में लगाया गया था। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और एक कैबिनेट मिशन जो आया था ये भारत में किस लिए आया था? संविधान बनाने के लिए। भारत में संविधान को स्थापना करने के लिए जो सभा लाया गया था उसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। और इसको लाने वाले कितने व्यक्ति थे? तीन व्यक्ति थे। तीन को याद रखिएगा, काल से याद रखिएगा। के से कौन हो जाएंगे? स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। ए से अलेक्जेंडर हो जाएंगे। और एल से पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। इसमें बताइएगा जो तीन को सदस्य थे, यह जो है इसमें पैट्रिक लॉरेंस जो है यह जो है इसी के नेतृत्व में जो है क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और इसमें जो है इसके सचिव कौन थे उस समय भारत के? पैट्रिक लॉरेंस थे। और यह नौसेना मंत्री जो थे वो एवी अलेक्जेंडर थे। और यह कैबिनेट मिशन जो आया था यह 24 मार्च 1946 को आया था। और ये कहाँ आया था? नई दिल्ली में आया था। यानी जो कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? नई दिल्ली में। और ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है ना। और ये पूछ देगा कि इसमें जो है नेतृत्व करने वाले कौन हो जाएंगे? तो पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे, जो कि आपको जो है भारत के समय क्या थे? सचिव बन के आए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन जो है सबसे पहले कौन स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, जो कि 6 जून को इसको स्वीकार कर लिया था। 24 मार्च को आया था और 6 जून को जो कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था मुस्लिम लीग। उसके बाद कांग्रेस इसको स्वीकार किया था 25 जून को। मतलब जिस प्रकार क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो सबसे पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग। ठीक उसी प्रकार जो कैबिनेट क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। कल ही पता है ना कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और क्रिप्स मिशन को सबसे पहले कौन हटा दिया था? मुस्लिम लीग हटा दिया था। और उसके बाद गांधी जी इसको क्या बोले थे कि पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक उसी प्रकार जो है जब 1942 के बाद 46 में आया कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण करने आया था। इसी के कारण संविधान का निर्माण किया गया था। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन किया था? मुस्लिम लीग किया था 6 जून को। और उसके बाद कांग्रेस को एक्सेप्ट किया 25 जून 1946 को एक्सेप्ट किया था। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन योजना के बाद जो है भारत में जो है चुनाव कराया गया। आम चुनाव पहली बार हुआ था। उसमें आम चुनाव जो हुआ था इसमें कांग्रेस को जो है 240 स्थान में से कितना स्थान मिला था? 205 स्थान। 240 में से जो है 205 स्थान कांग्रेस को मिला था। और मुस्लिम लीग को जो है 78 में से 73 स्थान मिला था। तो देखा गया था किसकी पार्टी किसका दल जो है यहाँ बहुमत में है। उसमें मुस्लिम लीग क्या पड़ गया था? भारी पर कांग्रेस जो क्या हो गया था? भारी पड़ गया था। कांग्रेस में 214 सीट दिया गया था। 214 में से जो है 205 स्थान मिला था इसको। और उसके बाद मुस्लिम लीग को 78 स्थानों में से 73 स्थान मिल गया था। उसके बाद जो है इसमें 4 गो सिख समुदाय को भी समर्थन प्राप्त हुआ था। आगे बता दीजिए, हाँ कांग्रेस को मिला था। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सीधी रूप से कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी? 16 अगस्त 1946 को। और यही जो है इसी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी बोल सकते हैं और सीधी कार्रवाई दिवस भी इसको जो है बोल सकते हैं। देखिए ये सीधी कार्रवाई दिवस जो थी इसी कारण जो है बंगाल में जो है पूरा हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हो गया था? दंगा हो गया था। और इसको जो है ना कलकत्ता की आग के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो सीधी कार्रवाई दिवस जो हुई थी इसका एक और अन्य नाम याद रखिए, कलकत्ता की आग। कलकत्ता
की आग जो है किस कारण फैली थी? सीधी कार्रवाई दिवस, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, इसके कारण पूरे कलकत्ता में क्या हो गया था? आग नहीं लग गया था, हिंदू मुस्लिम की दंगा हो गया था, ठीक ना। और इसलिए इसको जो कलकत्ता की आग के भी नाम जानते हैं। और इसको ठंडाने के लिए कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे, ठीक है ना। ये नोआखाली में गए थे, जिस समय जो है ये हो रहा था आपको, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखाली में थे। और नोआखाली में ही आग बुझाने का काम कर रहे थे कौन? गांधी जी कर रहे थे। और इसी गांधी जी को आग बुझाने के कारण जो मतलब ये शांत कराने के कारण जो है माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था कि ये वन बाउंड्री फोर्स जो है ये कौन है? महात्मा गांधी। यही जो इतना देखा कि सारा इतना भीड़ भाड़ वाले मतलब जगह को एक अकेला बूढ़ा सब पे भारी हो रहा है, मतलब ये क्या है? वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा कौन दिए थे? माउंट बेटन के द्वारा गया था। और माउंट बेटन जो योजना लाई थी जिसके कारण जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब भारत को आज़ादी मिली थी, इसको किस और अन्य नाम जानते हैं? बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान यही बता चुके हैं, बाल्कन प्लान इसी को भी कहा जाता है। ये बाल्कन प्लान बोलिए या माउंट बेटन प्लान बोलिए, इसी के तहत जो है भारत को 2 राज्यों में 2 राष्ट्रों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जिस समय जो है बंगाल में आग लगी थी, मतलब ये हिंदू मुस्लिम हुआ था, उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे आपको शहीद सुहावर्दी थे। सुहावर्दी जो थे उस समय कौन थे? बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप जो है किस जगह जो है भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था? ये बिहार, बंगाल और पंजाब। बिहार, बंगाल और पंजाब 3 जगह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक जो है केंद्र बना गया था बंगाल में, और इसलिए बंगाल में ही गांधी जी कहाँ गए थे? वो आग बुझाने का काम करने गए थे। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत विभाजन के लिए जो है माउंट बेटन योजना यह कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। 3 जून 1947 को आई थी। और इसका समिति में जो बैठक करके स्वीकार कर लिया गया था, 3 जून को ही स्वीकार कर लिया गया था कि भारत जो है इसको बांटने का काम जो है अब कर दिया जाएगा। जब देखिए जैसे ही माउंट बेटन आया था तो भारत के सामने 2 प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। बता देते हैं अभी आपको 2 प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव रखा था, ये आपको ये रखा था पहला प्रस्ताव जो है आपको ये मुस्लिम लीग के सामने रखा था, ठीक है ना। कि मुस्लिम लीग के सामने यह रखा था कि हम जो है भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो रखा गया था ये 10 जून 1947 को दिल्ली में बैठक किया गया था। और उसी बैठक में जो है उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उसको उसमें शामिल किया गया था, जिसमें 400 सदस्य उपस्थित हुए थे। और 400 सदस्यों में से जो है 390 सदस्य जो है वह इस पर मुहर लगा दिए थे कि भारत को बांटने का काम कर दिया जाए। लेकिन उसमें 10 सदस्य जो थे वो इनकार किए थे कि भारत को बांटना नहीं है। उसके बाद जो हाँ नहीं ये नहीं थे, वो तो बांटने के लिए सबसे आगे थे, वो बांटने में सबसे आगे वही थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इसके बाद जो आपको 10 जून को आया था पहले मुस्लिम लीग के पास, उसके बाद आया था आपको ये 14 जून 1947 को गया था ये माउंट बेटन गया किसके पास? कांग्रेस के पास। और कांग्रेस के पास जो समिति में बैठक हुई थी इसको पेश किए थे गोविंद बल्लभ पंत, मतलब गोविंद बल्लभ पंत जो इसकी अध्यक्षता किए थे। और यह जो है कांग्रेस के जो ये अंग्रेज का जो माउंट बेटन प्लान है इसको कांग्रेस के सामने रखे थे। और किसके सामने रखे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, वो आज़ादी समय बने थे, लेकिन उस समय 45 से लेकर 46 तक यही रहे थे। उस समय अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद यह बोले थे कि हमें भारत का विभाजन के हम विरोध हैं, लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यही बात बोले थे अबुल कलाम आज़ाद कि हम जो है मतलब कांग्रेस जो है भारत के विभाजन के खिलाफ है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो अगला क्वेश्चन ये बता जाए। गांधी, नेहरू और पटेल जो है इसके समर्थन के बावजूद भी जो है देश जो है ये बंट गया। और इसमें जो है 161 सदस्य जो थे उनके खिलाफ वोट दिए थे। मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कितने इसके खिलाफ थे? 161 थे। और मुस्लिम लीग में कितने थे? 10 गो मात्र थे। मतलब मुस्लिम लीग अधिक रूप से चाहता था क्या हो? देश का बंटवारा हो जाए। अब जो है इसके बाद जो है जो कि होमवर्क दिया गया था ये पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो निकाल देते बाबू। बता दीजिएगा कि अब भारत का भूगोल जो कि कल छूट गया था उसको बोला गया था अभी कल नहीं पे आज कराते हैं भारत का भूगोल। ये भारत का भूगोल भी एक बार ख़त्म करा दिया गया है। अब जो रिवीजन के रूप में इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 के बीच में स्थित है। बताइएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,87,263 यानी 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे याद रखिए, लाख लोग छोड़ दीजिए। 32,87,263 किलोमीटर से क्या हो जाएगा? भारत का
क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कितवें स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। और पहले स्थान पे कौन आता है? रूस। पहले स्थान पे रूस आता है। और उसको याद रखने का तरीका भी है, रुक चीन अब आ भारत, इस पर याद कर सकते हैं। रुक रूस से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, च से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से ब्राज़ील, और भ से भारत हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद 8वें स्थान पर आता है ना अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया नहीं अर्जेंटीना आता है। मतलब भारत के बाद जो है क्षेत्रफल में कौन सा देश का स्थान आता है? अर्जेंटीना का आता है। यानी भारत कितवें स्थान पे है क्षेत्रफल में? 7वें स्थान पे। जनसंख्या में कितने स्थान पे हो गया है? अभी दूसरे स्थान पे लेके चलिए, क्योंकि 2011 का जनगणना के अनुसार जो है ऑफिशियली कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। लेकिन अभी जो है जनगणना हुई जाती है जनगणना, इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत कितने स्थान पे आ गया है? पहले स्थान पे आ गया है। रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस, क से कनाडा, च से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, भ से भारत। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो भारत का क्षेत्रफल जो है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% हो जाएगा, जो कि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% ही है। सोच सकते हैं इतना बड़ा क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? 2.42। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य देश हो गया है, लेकिन जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल में कितना है? 2.42% ही है। सबसे अधिक रूस का होगा, तो इस पर डाटा नहीं दिए हुए है। अगला क्वेश्चन बताइए, जबकि इसका जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5% जनसंख्या हो जाएगा। और क्षेत्रफल में कितना है? 2.42% है। ये सभी डाटा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व के 8 बड़े देश में भारत का स्थान कितना आता है? दूसरा स्थान पे। 11 का डाटा से कितना आता है? दूसरे स्थान पे आ जाता है। आगे बता दीजिएगा कि भारत जो है इसका उत्तर से दक्षिण का लंबाई बताइए कितना हो जाएगा? 32-14 हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। और पूरा से पश्चिम कितना होगा? 29-33 किसका लंबाई है? भारत के पूर्व से लेके पश्चिम तक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 हो जाएगी। और तटीय भूमि की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और मुख्य भूमि के साथ जो है ये इसकी तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। तटीय हो जाएगा 7516.6, तटीय हो जाएगा पॉइंट वाला में, और मुख्य भूमि के साथ लगा देते तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। जी, तटीय हुआ समुद्र से, और मुख्य भूमि का समुद्र से भी लग रहा है और तटीय दोनों से लग रहा है। और सिर्फ अगर मुख्य भूमि में लगा तो 15,200 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, भारत के जो 7 पड़ोसी देश में सबसे अधिक पड़ोसी देश जो है सबसे अधिक सीमा किससे बनाता है? ये बांग्लादेश से बनाता है। कितना बनाता है? 4096.6 या 7 ले लेता है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे अधिक किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश से। और राज्य में किससे बनाता है? ये त्रिपुरा से। बांग्लादेश सबसे अधिक किससे लगाता है? ये त्रिपुरा से बनाता है। तीनों और त्रिपुरा से ही घिरा हुआ है। ये सॉरी उल्टा हो गया। सबसे अधिक जो है ना पश्चिम बंगाल से बनाता है, लेकिन तीनों ओर घिरा हुआ है जो त्रिपुरा से घिरा हुआ है। यानी क्षेत्रफल में सबसे अधिक राज्य जो सटता है बांग्लादेश से कौन सा सटता है? पश्चिम बंगाल सटता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे कम जब इससे कौन सटता है? ये भारत से अफगानिस्तान। कितना लगता है? 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान कितना लगता है? ये 33-23। तो भारत और पाकिस्तान जो है कितना किलोमीटर सीमा बनाता है? 3323। देखिए ना वहाँ नक्शा लगा हुआ है। 3323 सटता है। और सबसे कम सटता है अफगानिस्तान के साथ, वो लद्दाख सटता है, ऊपर लोली में थोड़ा सटता है 106 किलोमीटर। वो भी लद्दाख जो है वो पाक अधिकृत लद्दाख जो है उसमें ही उतना सटता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भारत का जो है कुल कितना देश जो है, कुल कितना राज्य जो है पड़ोसी देश से सीमा बनाता है? 16 गो राज्य, 16 गो ऐसा राज्य जो है ये पड़ोसी देश से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भारत की जलीय सीमा जो है ये कितना देश से लगती है? ये 7 गो देश से लगती है, जिसमें हो जाएगा आपको पहला पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया। ये सभी देश जो है ये सीमा बनाती है। आगे बता दीजिएगा बांग्लादेश जो है ये सबसे अधिक किसके साथ सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल में राज्य के साथ बनाती है। उसके बाद नेपाल सबसे अधिक किस राज्य में सटता है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सटता है, नेपाल सटता है। उसके बाद म्यांमार सबसे अधिक किसमें सटता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है 2 राज्यों से अधिक सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश सटता है, देखिए ना, म्यांमार सबसे अधिक सटता है, म्यांमार सटता है वो। देखिए म्यांमार जो है, सुन लीजिए, म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश जो है 2 देश से सबसे अधिक सीमा बनाती है। पहला हो जाएगा आपको चीन और दूसरा म्यांमार। ऊपर में चीन और दहिना में म्यांमार से बनाती है। आगे बता दीजिएगा पाकिस्तान जो है सबसे अधिक किसके साथ सीमा बनाती है?
राजस्थान के साथ। देखिए ना, वो राजस्थान वो है, पाकिस्तान वो, सबसे सीमा किससे बनाती है? राजस्थान से बनाती है। और अफगानिस्तान किससे बनाती है? लद्दाख से बनाती है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन जाएगा, भूटान जो है, भूटान ये किससे बनाती है? असम से। भूटान किससे बनाती है? असम से। देख लीजिए, भूटान जो है सबसे अधिक किससे बनाती है? असम से। और सिक्किम से बहुत कम बनाती है। और सिक्किम जो है वो कितने देश से सीमा बनाती है? 3 गो देश। सिक्किम एक ऐसा राज्य जो है वो 3 देश से सीमा बनाती है। इधर नीचे पूर्व में हो जाएगा आपको भूटान, पूर्व में भूटान, पश्चिम में हो जाएगा नेपाल और उत्तर में चीन हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे भारत है, ये है। आगे बता दीजिएगा कि भारत का जल और स्थलीय सीमा से लगने वाला देश कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव का म्यांमार ना होगा, म्यांमार हो जाएगा मालदीव का। मालदीव तो पानी में डूबा हुआ है, नीचे है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। वहाँ देखिए सबसे नीचे है जहाँ पर समस्तीपुर लिखा हुआ है, अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। नक्शा देखिएगा समझ में आ जाएगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि के साथ दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। यानी तमिलनाडु, यानी सबसे, अगर उसमें पूछ जाएगा मुख्य भूमि के साथ क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। और सिर्फ अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। और उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? किबुथु, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु हो जाएगा जो कि गुजरात का सरक्रिक में ही गुहार माता आता है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा जो खिंचाई थी, यह कब इसका स्थापना किया गया था? 1914 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वो, ये कौन सी रेखा 47 में आई थी? रेड क्लिफ। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त को किया गया था। लेकिन 17 अगस्त महेश बनवाले में दिए हुए 17 अगस्त को क्या किया, इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया था 17 अगस्त, यानी 2 दिन के बाद 15 2 17 होता है, 17 अगस्त 1947 को। देखिए रेखा खींचने वाले जो थे ना, वो मतलब सीमा बनाने वाले वो अपने नाम पर रख दिए थे। उसका नाम ही रेड क्लिफ था, इसलिए रेखा का नाम क्या कर दिए? रेड क्लिफ। वो भारत और चीन के बीच जो बंटवारा हुआ था उसमें वो रेखा खींच दिए थे मैकमोहन साहब, इसलिए उसका नाम पड़ गया मैकमोहन रेखा। हम खींचे थे, हमारा नाम हो जाता दीपक रेखा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि काराकोरम जो है, काराकोरम रेंज ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख में पड़ने लगा है, ठीक है ना। काराकोरम कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ने लगा है। और यह जो है, इसको जो है पृथ्वी का कैमा ध्रुव कहा गया है? तीसरा ध्रुव। पृथ्वी का जो है तीसरा ध्रुव जो कहलाता है काराकोरम श्रेणी कहलाता है, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे अधिक जंगल है, ठीक ना। काराकोरम में जंगल है, पीर पंजाल में जंगल है। काराकोरम जो है सबसे अधिक ऊंचा, ये आपको क्या कहते हैं, युद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है सियाचिन और काराकोरम दोनों आपको सटले सटले पड़ता है। और सबसे अधिक युद्ध क्षेत्र जो है, सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र जो है, ये आपको सियाचिन और काराकोरम ही पड़ता है। इसलिए इसको जो है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा गया है। और यहाँ सबसे अधिक बर्फ जो है यहीं पड़ता है, ठंडा यहीं रहता है। अगर भारतीय सेना में अगर उससे कुछ जुबानी सुनिएगा तो वह अगर वहाँ कभी कभी आप पेट्रोलिंग करने तो आपको खाना अगर नहीं मिलेगा, तो आप एरोप्लेन से जो है ना पेट्रोलिंग होता है, ऊपर से जब खाना गिरा देगा ना, तो आपको ऊपर से खाना आते आते नीचे जो पत्थर बन जाता है, सोच सकते हैं। क्योंकि वहाँ हर जगह लैंडिंग करने का सुविधा नहीं रहती है जहाँ पर सेना ड्यूटी करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वहाँ सबसे ज़्यादा वाइन चलता है, सब जानते हो कि जानवे करते हुएगा बताइएगा। और पानी की जगह बर्फ़ मिलाता है सब, उसमें पानी तो मिलता है नहीं, वहाँ बर्फ़ मिलता है सिर्फ। आगे बता दीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। और यह इसके निर्धारण कब किया गया था? 1896 में किया गया था। अब यह रेखा जो है किस किस देश के बीच आ गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए डुरंड रेखा भी सर डुरंड के दिए थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? डुरंड रेखा हो गया। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन जाएगा कि भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और नेपाल के बीच एक सीमा बनाती है, नदी हो जाएगी, उस नदी का नाम क्या है? काली नदी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि पटकाई की पहाड़ी जो है या किसको किससे अलग करती है? भारत से म्यांमार से अलग करती है। यानी भारत और अरुणाचल प्रदेश में है ये पटकाई की पहाड़ी, जो कि भारत को म्यांमार से क्या करती है? अलग करती है। उसमें नहीं पहाड़ी वहाड़ी दिखाए हुए, उसमें नक्शे है, उधर देख रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सेतु कहाँ स्थित है? ये श्रीलंका और आपको जो है भारत के तमिलनाडु के बीच में जो है वो राम सेतु स्थित है। आगे बताइए, दक्षिण में श्रीलंका में भारत में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। और मन्नार की खाड़ी द्वारा यह अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन जाएगा कि भारत के श्रीलंका के बाद जो है दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। लक्षद्वीप नहीं, देश की बात हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये इंडोनेशिया हो जाएगा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा पानी वाला? इंडोनेशिया हो जाएगा।
अब जो है ये भी खत्म हो गया। अब जो है आपको ये अम्ल क्षार लवण दिया गया था, जो कि साइंस में दिया गया था। चैप्टर नंबर 13 है, कुछ चैप्टर इसमें बचा हुआ है, उसके बाद आपको जो है बायोलॉजी वो स्टार्ट होने वाला है। ये अम्ल क्षार और लवण जो है, जिस प्रकार कल रासायनिक अभिक्रिया चला था, आज उसी प्रकार अम्ल क्षार और लवण चलने वाला है। ये आपका 3 या 4 लाइन का, 3-4 पन्ना का क्वेश्चन ही है इसमें बनने वाला, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला इसमें। जो भी क्वेश्चन बनने वाला है इसे 2 ही 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको स्टार्ट कर देते हैं। बताइएगा कि एसिड जो है, एसिड ये स्वाद में क्या होता है, यानी अम्ल जो है, एसिड को अम्ल कहते हैं, एक स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और यह जो है खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर। इसको अनिल से याद रख सकते हैं। एसिड मतलब अ से हो गया अम्ल, नौ से हो जाएगा नीला, नी से नीला, और लौ से लाल, यानी अनिल से याद रखिए। अनिल जो है यानी अम्ल जो है नीला को क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल को नीला करता है। ये नीला लाल ये सब किस पे होता है, लिटमस पत्र पे होता है, लिटमस पत्र पे होता है। और लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। ये भी याद रखिएगा कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। और लिटमस जो एक प्रकार का लाइकेन है, ठीक है ना। लिटमस एक प्रकार जो है थैलोफाइटा समूह का लाइकेन है, जो कि जो पौधे से निकाला जाता है, और इसका अम्लीय विलीय कुछ नहीं होता है। यह जो है न ही अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता है, और इसका रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुल क्या देता है, H+ आयन देता है। और आपको ये बता देगा क्षार जो है, यह और अम्ल जो है यह नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, और चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक दोनों देता है, और बर्रे के डंक में भी वही हो जाएगा, फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड हो जाएगा। बताइएगा दही में कौन सा अम्ल रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है। नींबू के फल में साइट्रिक एसिड रहता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। टमाटर में भी ऑक्जेलिक रहता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नींबू आंवला में खट्टे पदार्थों में सेट्रिक और या एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। आगे इमली में कौन सा रहता है, टार्ट्रिक। कच्चे आम में टॉट्रिक रहेगा, अंगूर में भी टॉट्रिक ही रहेगा। आगे बता दीजिएगा कि स्वाद में कड़वा कौन होता है, क्षार हो जाता है। और क्षार जो है किसको क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। बताइएगा क्षार जो है आर्हेनियस के अनुसार जो है क्षार जो है वे पदार्थ से जो जल में घुल के क्या देते हैं, देखिए अम्ल H+ देता है, और क्षार OH- दे देता है। आगे बता दीजिएगा कि चूने का पानी का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम पूछे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि दूध कहते हैं, हाँ, दूधिया मैग्नीशियम किसे कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो पीएच स्केल जो है इसका खोज कौन किए थे, सोरेनसन के द्वारा। कब किया गया था, 1909 में इसका खोज किया गया था। और पीएच का स्केल जो है यह सूचित निर्धारण जो है कितने से कितने के बीच किया जाता है, 0 से लेके जो है वो 14 के बीच में होता है। और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा पीएच मान सबको याद होगा, कुछ कुछ बताएगा। अम्लराज जो होता है, ये क्वेश्चन पूछे हुआ था टेस्ट में कि अम्लराज जिसको HCl और HNO3 मिला के एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है, इसमें HCl का अनुपात कितना रहता है, 3 रहता है। और HNO3 का 1 रहता है। ये भी याद रखिएगा, HCl मतलब बड़ा, छोटा में 3 रहता है, और HNO3 में 1 रहता है, बड़ा में 1 रहता है, ठीक है ना। और यह जो है इसी दोनों को मिलाने से जो है एक्वारेजिया का निर्माण होता है, जिसमें सोना चांदी क्या होता है, प्लेटिनम जो है गल जाता है, ठीक है ना, घुल जाता है। आगे बता दीजिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है तो होने लगता है ये 5.6, यानी 5.6 से अगर कम होगा तो कौन सी वर्षा हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। और मुंह का पीएच मान कितना से कम जाएगा तो 5.5 से अगर मुंह का मान पीएच मान घट जाएगा तो दांत जो है वो सड़ने लगता है, यानी पारिया बीमारी हो जाता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पीएच मान जो है अगर 7 से कम है तो कैसा लवण होगा, अम्लीय। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण सुने हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम बता दीजिएगा, कैल्शियम, हाँ भैया, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये विरंजक चूर्ण या CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वस्त्रों में लॉन्ड्रिंग के कपड़ा सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिएगा बेकिंग सोडा जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा,
नाम पूछे नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। और आपको ये बता दीजिए कि खाने के साथ धोने वाला सोडा एक होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और उसका सूत्र क्या हो जाता है, Na2CO3 या इंटू 10H2O हो जाएगा। बता दीजिएगा कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है किस अम्ल का उपयोग करते हैं, टॉर्ट्रिक अम्ल, और इसका निर्माण जो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के निर्माण में टॉर्ट्रिक अम्ल का उपयोग जो है ये किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए सेट में कि टॉर्ट्रिक अम्ल ये बेकिंग सोडा बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो टॉर्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आप लोग इनो देखते हो जाएगा, इनो जो है एक प्रकार क्या है, ये अम्ल है, एक प्रकार का अम्ल ही है। इसमें जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है, और ये जो है पेट के क्षारण को क्या करता है, दूर कर देता है, अम्लीयता को दूर करता है। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो है किसका निर्माण होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का ही निर्माण होता है। बताइए बोरेक्स सुने, बोरेक्स, इसका सूत्र क्या होता है, वो फिटकिरी हो गया Al2 वाला, 10H2O, ठीक है, Na2B4O7 इंटू 10H2 हो जाएगा। और ये बोरेक्स जो है किसका अयस्क है, ये सोडियम का अयस्क, क्योंकि Na2 से स्टार्ट होता है, ये जो है सोडियम का अयस्क हो जाएगा। और फिटकिरी का सूत्र क्या होता है, Al2O3 का होल थोराइस, और इंटू ऐसे कुछ होता है, SO4 का होल थोराइस, 24H2 होता है। आगे बता दिया घर की साफ सफाई में जो है ये कौन से सोडा का उपयोग करते हैं, धोवन सोडा का, धोने वाला सोडा का उपयोग जो है घरों की साफ सफाई, कपड़ा साफ सफाई में जिसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में भी बेकिंग सोडा धोवन सोडा का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा जिप्सम जो है, जिप्सम, इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, इसी में हाफ H2O लग जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें अगर पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जिप्सम में जब अगर पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेता है। आगे बता दीजिएगा कि तुतिया सुने, तुतिया, इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा। और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, नीला, देखते होगा तार उड़ में जब लग जाता है तो क्या होता है, वो नीला हो जाता है। आगे बता दीजिएगा जिप्सम को जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे उसको जल के साथ तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है वो करेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका उपयोग घरों के सजावटी में, आपको हाथ टूट जाता है उसमें प्लास्टर करने में, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। POP नाम सुने ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों के नक्शा नहीं बनाता ऊपर में, वो उसमें उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि पुलिस जो होता है, पुलिस देखे है ना, पुलिस जो गाड़ी चलाने वालों में जो मुंह में लगाया जाता है, दारू पी ले कि नहीं पी ले है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये पोटेशियम डाइक्लोरोमेट, और एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है उसमें, ठीक है ना। वो उसमें अम्ल की बात करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है और उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा पानी का pH मान कितना होता है, 7 हो जाएगा। और इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है, ये रंगहीन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। बताइए कार के बैटरी में कौन सा उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 बिलियन जो है लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, इसका pH मान, ये इसका pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो स्वर्णकार जो है एक्वा का निर्माण कैसे करते हैं, HCl और HNO3 को मिला देते हैं। आगे बता दीजिएगा जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो है सोडा वाटर का निर्माण होता है। तो सोडा वाटर कैसा, अम्लीय या क्षारीय है, अम्लीय है, अम्लीय। देखते जाएगा सोडा 5 में देता है ना, उसको पी के देखिएगा अम्लीय लगेगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, नीला थोथा का सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट रहता है वो, CuSO4 हो जाएगा। बताइए खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। धोने का सोडा का Na2CO3 हो जाएगा, और नहीं तो उसमें 10H2 भी लगा सकते हैं। आगे बता दीजिए खाने का नमक जो है किस किस को मिला के बनता है, ये परवल अम्ल और परवल क्षार, ये भी दोनों रहता है। परवल अम्ल और परवल क्षार को मिला क्या बनता है, खाने का नमक जो है बनता है, उसका सूत्र क्या होता है, NaCl हो जाएगा। बता दीजिएगा रासायनिक उद्योगों में जो है तेजाब जो होता है इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये भी खत्म हो गया, जो कि छोटा सा चैप्टर ही था जो कि अम्ल क्षार और लवण था। अब जो है जो कि होमवर्क में दिया गया था करंट अफेयर, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है करंट अफेयर में। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो
किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जो है मार्क 2 मिसाइल परीक्षण करने की घोषणा की है? ये भारत जो है इसको स्टार्ट किया है, जो कि 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली जो है मारक क्षमता है, इसका नाम रखा गया है मार्क 2 रखा गया है, जो कि इसका शुभारंभ कौन किया है? भारत किया है। और एक सेट में भी क्वेश्चन चला था जिस दिन मुकेश जी का सेट था, दुर्गा 2 का नाम देखे थे ना? दुर्गा 2 DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। दुर्गा 2 जो है एक प्रकार का लेजर मिसाइल है, ठीक ना? ये लेजर मिसाइल कौन हो जाएगा? ये दुर्गा 2 हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का लेजर मिसाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो 2024 में जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अमिताभ बच्चन और रणदीप सिंह को दिया गया है, ठीक है ना? अमिताभ बच्चन और रणदीप सिंह को दोनों को दिया गया है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 गो। एशिया में जो कुश्ती चैंपियंस पदक हुआ है इसमें कितने पदक जीते हैं? 9 गो। और 9 गो में गोल्ड मेडल क्या गो है? 1 गो ने 4 + 5 है, यानी 4 गो कांस्य है और 5 गो रजत है। ये भी याद रखिएगा, 4 + 5 4 गो कांस्य है और 5 गो रजत है। और इसमें भारत का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है। नहीं, ठीक है, इसमें भारत का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है भारत का स्थान है। पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे भारत। देखिए ये इस बार जो है 2024 में हुआ है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। इसमें भारत 9 पदक लाया है, 4 + 5 4 गो कांस्य है और 5 गो पहले रजत में होता है, 4 गो रजत होगा और 5 गो कांस्य हो जाएगा, ठीक है ना? पहले रजत उसके बाद कांस्य होता है ना, तो 4 गो रजत हो जाएगा, उसके बाद 5 गो कांस्य। रजत मतलब सिल्वर मेडल और कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना? गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक एक भी नहीं है, 4 गो रजत है, 5 गो कांस्य है। और भारत का स्थान कितना है इसमें? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे जापान, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे इंडिया। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो DRDO द्वारा स्थापित जो है भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये इडुक्की में किया गया है। और इडुक्की कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है, ठीक है? दूसरा सेंटर खुला है केरल में भारतीय DRDO का। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? कौन सा देश है वो? नाइजीरिया। यानी मेनिंजाइटिस का टीका जो है कौन सा देश लॉन्च किया है? ये नाइजीरिया का द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बता दीजिएगा कि टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जो है ये आपको किसको शामिल किया गया है? भारत की अभिनेत्री को आलिया भट्ट को जो ये शामिल किया गया है, ठीक ना? आगे बता दीजिएगा, इससे पहले शाहरुख खान भी इसमें ऐड हो चुके हैं और ये महिला के रूप में ऐड हुई है। कौन है ये? आलिया भट्ट हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि कहाँ का तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? ये बनारस में तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है। और लड्डू जो था बेसन का ये अयोध्या को दिया गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 दिवसीय सेतो मद्री चंद्र रथ यात्रा जो कहाँ संपन्न हुआ? ये काठमांडू। ये रथ मंदिर पुरी वाला जगन्नाथ भगवान का निकलता है वो नहीं है, ये इसमें दिए हुए सेतो मंदिर छत्रनाथ, ये मंदिर जो इसका उद्घाटन किया, ये इसका रथ यात्रा निकाला गया, ये काठमांडू जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में ही पड़ता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के जो है 26वें क्रम के जो है ये प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भी याद रखिएगा, पहले 25 क्रम के थे वो एडमिरल कौन थे? हरि सिंह, आर हरि कुमार थे, उनको हटा के किसको बनाया गया? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किस IIT सैनिकों ने स्वास्थ्य पर समाधान के लिए समझौता किया है? ये IIT कानपुर जो इस पर हमारा समझौता किया है। आगे बता दीजिएगा किस वर्ष तक जो है भारत जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय किया है? 2030 तक जो अंतरिक्ष में जो मलबा जो बनता है उसको मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। आगे बता दीजिएगा 4 दिन वर्क वाला जो है एशिया का पहला देश कौन बन गया? ये सिंगापुर में जो 4 दिन का जो है ये ड्यूटी हो जाएगा सभी। यहाँ उसे 7 दिन होता है ना, 7 दिन में 6 दिन होता है, 1 दिन छुट्टी मिलता है संडे को, लेकिन सिंगापुर में क्या कर दिया है? 4 दिन काम कीजिए, 3 दिन सुतिए खा पी के, ठीक है ना? हाँ, पेमेंट पूरा मिलेगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि UPI पर क्रेडिट सेवा शुरू करने वाला जो है ये पहला जो है कंपनी कौन बन गया है? अमेजन पे। यानी UPI के साथ क्रेडिट कार्ड देने वाला कौन बन गया? ये अमेजन पे बन गया है। आगे बता दीजिएगा आर्यभट्ट पुरस्कार जो है अंतरिक्ष विज्ञान में किसे दिया गया है? P सुब्बा राव को दिया गया। इनका पूरा नाम पावलूरी सुब्बा राव हो जाएगा। पावलूरी याद नहीं रहेगा इसलिए हम याद रखे हुए, इसको P सुब्बा राव रखा गया, इसका इसे रखे हुए हैं। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 में किसे दिया गया है? मोहम्मद सलेम को। ये मोहम्मद सलेम वही व्यक्ति है जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है
फिलीपींस ना, फिलिस्तीन है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष हुआ था, उसमें एक ऐसा दर्दनाक फोटो खींचा था, इसको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो है उसको सम्मानित किया गया है, जिसमें एक मुस्लिम महिला जो है अपने बच्चों को गोद में लेके बिलख रही है और उसका जो है डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है, इसलिए उसको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो में नामित किया गया है। और फोटो खींचने वाले कौन थे? मोहम्मद सलेम। इसलिए देखिए कब किसका नाम बन जाएगा कोई नहीं कहने गया है, एक फोटो लेके पोस्ट कर देने से उसको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर में नामित कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग भी फोटो पोस्ट किया कीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय ग्रैंड मास्टर में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल कौन जीता है? ये डी गुकेश जीते हैं। और डी गुकेश का पूरा नाम क्या है? डम्बाराव गुकेश हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा किस देश में महिला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया? ये कुवैत में किया गया। और भारत दुनिया का सबसे महंगा रुपया कौन सा है? ये कुवैत का दिनार हो जाएगा, इसका नाम है कुवैती दिनार हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्यता के लिए जो है किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? ये फिलिस्तीन जो है उसको पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देने से क्या कर दिया है? रोक दिया है। तो ये पूरा होमवर्क के माध्यम से कंप्लीट करा दिया गया। बाकी आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं करते आप। जितना शेयर कीजिएगा उतना वीडियो क्या होगा, उतना वीडियो जो है अच्छा लगेगा आप लोग को और सभी लोगों के साथ जो है पहुँच सकेगा। क्योंकि एक कहावत ही है कि पूरी धारा साथ दे तो कोई और बात है, तुम साथ दे तो कोई और बात है। सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है कि पूरी धारा साथ दे तो कोई और बात है, तुम अगर साथ दे तो कोई और बात है। चलने के लिए तो चलती है पूरी एक पैर पे दुनिया, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो ये कोई और बात है। इसलिए हम सभी लोग एक पैर पे ही चलते हैं, लेकिन अगर आप लोग दूसरा पैर बन जाइएगा तो इसका बात कुछ और होगा। इसलिए इसको अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर दिए तो सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं, धन्यवाद।